कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचर वाली धरती से, जहां पूरी दुनिया में एक भयानक जख्मी ज़ोंबी वायरस फैल चुका था। ये वायरस इतनी तेजी से फैला कि बहुत ही कम टाइम में दुनिया का लगभग हर इंसान ज़ोंबी बन गया। अब शहर के हर कोने में ज़ोंबीज थे और जो कुछ लोग बच गए थे वो बस किसी तरह अपनी जान बचाकर सरवाइव कर रहे थे। इसी ज़ोंबी वायरस से जूझ रहे एक शहर में हम एक फैमिली को देखते हैं, जहां हस्बैंड वाइफ का नाम फ्रांसिस और आयरिस था। उनके 2 बेटे थे, बड़े का नाम जोसेफ और छोटे का नाम लुकास। फ्रांसिस अपनी फैमिली को ज़ोंबीज से बचाने के लिए काफी दिनों से स्ट्रगल कर रहा था और अब वो सबको लेकर अपने पिता के घर जा रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी पर बहुत सारा खून लगा हुआ था, मतलब शायद ज़ोंबीज ने उनकी कार पर भी हमला किया था। थोड़ी देर में फ्रांसिस अपने पिता के घर पहुंच जाता है, जो असल में एक फार्म हाउस था। जब फ्रांसिस घर के अंदर जाता है तो देखता है कि पूरा घर तहस नहस पड़ा है। उसे समझ आ जाता है कि यहाँ भी ज़ोंबीज का हमला हुआ है। फ्रांसिस दरवाजे पर खड़े होकर अपने पिता को आवाज देता है, पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। जब वो अपने पिता के बेडरूम में जाता है तो देखता है कि उसके पिता ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है और बेड पर उनकी लाश पड़ी है। फ्रांसिस को बहुत दुख होता है, पर वो समझ जाता है कि उसके पिता भी शायद इन्फेक्ट हो गए थे, इसलिए उन्होंने खुद को खत्म कर लिया। फ्रांसिस वहां से अपने पिता की बंदूक उठा लेता है और उनकी घड़ी भी पहन लेता है। तभी उसे किसी इंसान की आवाज सुनाई देती है। बेडरूम से बाहर निकलने पर उसे अपनी माँ दिखती है, लेकिन वो भी इन्फेक्टेड थी। उनकी बॉडी पर घाव थे और वो इधर उधर घूम रही थी, मतलब वो बस ज़ोंबी बनने ही वाली थी। जब उसकी माँ उस पर हमला करने आती है तो फ्रांसिस को मजबूरी में अपनी बंदूक से उन्हें मारना पड़ता है। उसे इस बात का बहुत दुख होता है। फ्रांसिस को लगा था कि शायद यहाँ ज़ोंबी वायरस नहीं पहुंचा होगा, पर अब उसे एहसास हो गया था कि ये वायरस हर जगह फैल चुका है। इसके बाद फ्रांसिस घर के पास वाले एक मकई के खेत में जाता है और अपने परिवार के साथ मिलकर अपने मम्मी पापा को दफन कर देता है। लाश दफन करने के बाद फ्रांसिस अपनी फैमिली से कहता है कि आज से वे इसी फार्म हाउस में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पहले से ही आबादी कम थी, इसलिए ज़ोंबीज का खतरा भी कम होगा। साथ ही फार्म हाउस होने की वजह से वे खुद खेती कर सकेंगे और खाने पीने की टेंशन खत्म हो जाएगी। यहाँ साफ पानी का इंतजाम भी था, इसलिए सबको लगा कि यहाँ रुकना ही समझदारी है और फैमिली मान जाती है। घर में आने के बाद हमें पता चलता है कि फ्रांसिस और उसकी वाइफ आयरिश के बीच पटरी नहीं बैठती थी। वे किसी बात को लेकर एक दूसरे से काफी नाराज थे और ज्यादा बात भी नहीं करते थे। उनके बीच कोई गहरा राज था जो हमें बाद में पता चलेगा। थोड़ी देर बाद जोसेफ फ्रांसिस के पास आता है और कहता है कि उन्हें बार्न हाउस चेक करना चाहिए, शायद वहाँ कुछ काम का सामान मिल जाए। फ्रांसिस और जोसेफ वहाँ जाकर अपने केयर टेकर को आवाज देते हैं, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। जब वे अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि केयर टेकर ने भी सुसाइड कर लिया है, क्योंकि वह भी ज़ोंबी वायरस से इन्फेक्ट हो गया था। वहाँ उन्हें एक पिंजरे में कुछ मुर्गियां मिलती हैं। फ्रांसिस जोसेफ को केयर टेकर की लाश के पास जाकर पिंजरे की चाबी लाने को कहता है। जोसेफ लाश के पास जाने से बहुत डर रहा था, पर फिर भी हिम्मत जुटाकर जब वो चाबी लेने जाता है तो अचानक लाश उसके ऊपर गिर जाती है। जोसेफ बुरी तरह डरकर चिल्लाते हुए बाहर भागता है और तुरंत पानी से खुद को साफ करने लगता है। ये देखकर आयरिश परेशान हो जाती है और फ्रांसिस से पूछती है कि जोसेफ ऐसा क्यों कर रहा है। फ्रांसिस बताता है कि जोसेफ के ऊपर लाश गिर गई थी। जब आयरिश उसे टोकती है कि उसने बच्चे को वहाँ क्यों भेजा, तो फ्रांसिस कहता है कि वह जोसेफ को सरवाइव करना सिखा रहा है, ताकि अगर कल को उन्हें कुछ हो जाए तो जोसेफ अकेला खुद को बचा सके। इसके बाद फ्रांसिस अपने छोटे बेटे लुकास के लिए गन्ने लेकर आता है और कहता है कि ये बहुत मीठा है, उसे पसंद आएगा। लुकास को वो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ ये साफ दिखता है कि फ्रांसिस अपने बड़े बेटे के मुकाबले छोटे बेटे लुकास को ज्यादा प्यार करता है। इसके पीछे भी एक बड़ी वजह थी जो कहानी में आगे खुलेगी। कुछ देर बाद आयरिश फ्रांसिस को लेकर एक बेसमेंट में जाती है, जहाँ एक कमरा था। उस कमरे में कदम रखते ही फ्रांसिस बुरी तरह डर जाता है और घबराहट के मारे पसीने पसीने हो जाता है। असल में उस कमरे से उसकी जिंदगी की कुछ बहुत ही कड़वी और डरावनी यादें जुड़ी थीं, जिन्हें याद करके आज भी उसकी रूह कांप जाती है। असल में जब फ्रांसिस छोटा था तब उसके पिता उसे बहुत बेरहमी से पीटते थे और कई कई दिनों तक इसी बेसमेंट वाले कमरे में बंद रखते थे। वो अपने पिता के जुल्म सहते हुए ही बड़ा हुआ था, इसीलिए आज भी उस कमरे में कदम रखने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उसी रात जब सब डिनर करने बैठते हैं तो जोसेफ को एक पुराना रेडियो मिलता है। वो बड़े उत्साह के साथ उसे बजाने लगता है, लेकिन फ्रांसिस को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो जोसेफ पर बुरी तरह भड़क जाता है और कहता है कि उसे पहले चुपचाप खाना खाना चाहिए, फालतू की चीजों में वक्त बर्बाद करने के बजाय। तभी जोसेफ बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड एल्स का उसे मैसेज आया था। उसने बताया कि उसके मम्मी पापा पहाड़ी इलाके की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ सर्वाइवर्स के लिए कोई कैंप हो सकता है जहाँ सुविधाएं और सुरक्षा मिलेगी। जोसेफ कहता है कि उन्हें भी वहीं चलना चाहिए, पर फ्रांसिस तुरंत मना कर देता है। वो कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? हमारे पास अपना खुद का फार्म हाउस है, जहाँ खाना पानी और रहने की सुरक्षित जगह
है, जब यहाँ सब कुछ है तो हम किसी कैंप में क्यों जाएं? वहाँ हमें कुत्ते बिल्लियों की तरह भीड़ में रहना पड़ेगा। हम ये जगह छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। आयरिश को फ्रांसिस की ये बात पसंद नहीं आती। वो भी चाहती थी कि वे कैंप चले जाएं क्योंकि वहाँ प्रोटेक्शन ज्यादा होगी और ज़ॉम्बीज के हमले का खतरा कम होगा। जब फ्रांसिस और आयरिश अपने कमरे में जाते हैं तो आयरिश उसे समझाती है कि उसे जोसेफ के साथ इतना कठोर नहीं होना चाहिए, लेकिन फ्रांसिस कहता है कि वो जो कर रहा है जोसेफ की भलाई के लिए ही कर रहा है। रात को जब फ्रांसिस सोने की कोशिश करता है तो उसे बचपन के वो खौफनाक मंजर याद आने लगते हैं जब उसके पिता उसे टॉर्चर करते थे। वो सपने में इतना डर जाता है कि हड़बड़ा कर उठता है और घबराहट में आयरिश को कसकर पकड़ लेता है। वो इतना डरा हुआ था कि आयरिश से कहता है कि उन्हें वाकई उस कैंप में चले जाना चाहिए। वो इस फार्म हाउस में और नहीं रह सकता क्योंकि यहाँ की पुरानी यादें उसे पागल कर देंगी। अगले दिन वे सब अपना सामान पैक करके गाड़ी से कैंप की तरफ निकल पड़ते हैं। काफी दूर चलने के बाद जब वे एक पुल पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ हालत बहुत खराब है। पूरा ब्रिज लावारिस पड़ा था और गाड़ियों की वजह से रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो चुका था। वहाँ का नजारा देखकर साफ लग रहा था कि यहाँ ज़ॉम्बीज ने भयंकर तबाही मचाई है। ये सब देखकर वे सब बुरी तरह डर जाते हैं और फ्रांसिस आयरिश से कहता है कि शायद उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। इतने खतरे मोल लेने से बेहतर फार्म हाउस पर रहना ही ठीक होगा। लेकिन आयरिश किसी भी कीमत पर फार्म हाउस वापस नहीं जाना चाहती थी। वो हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकल जाती है क्योंकि सड़क के सामने एक बॉर्डर थी जिसे हटाने की वो कोशिश करने लगी। फ्रांसिस उसे बार बार वापस आने के लिए चिल्ला रहा था पर आयरिश ने उसकी एक नहीं सुनी। तभी उसे अपने पीछे से एक आहट सुनाई दी और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक खौफनाक ज़ॉम्बी खड़ा था जिसे देखकर उसकी रूह कांप गई। वो ज़ॉम्बी असल में एक आर्मी ऑफिसर था और ज़ॉम्बी बनने के बाद भी उसके अंदर फौजियों वाली फुर्ती थी। आयरिश वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर जैसे ही ज़ॉम्बी उस पर हमला करने वाला होता है फ्रांसिस वहाँ पहुंचकर उसे गोली मार देता है। वो दौड़कर आयरिश को गाड़ी तक ले जाने लगता है। तभी उन्हें जोसेफ और लुकास के चीखने की आवाज आती है। उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी को ढेरों ज़ॉम्बीज ने घेर लिया है। असल में फ्रांसिस ने जो गोली चलाई थी उसकी आवाज सुनकर आसपास के सारे ज़ॉम्बीज वहाँ इकट्ठा हो गए थे। अब फ्रांसिस और आयरिश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बच्चों को कैसे बचाएं। फ्रांसिस ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाने के लिए एक और फायर करता है जिससे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी फ्रांसिस को वहाँ एक ग्रेनेड मिलता है। वो ज़ॉम्बीज के बीच में ग्रेनेड फेंक देता है जिससे एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। इसके बाद वे जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और वापस फार्म हाउस जाने का फैसला करते हैं। लेकिन अब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वहाँ रुकना मौत को दावत देने जैसा था, इसलिए वे सब पैदल ही फार्म हाउस की तरफ निकल पड़े। अगले दिन सुबह फ्रांसिस अकेला उस ब्रिज के पास वापस आता है और काफी मशक्कत के बाद गाड़ी ठीक कर लेता है। लेकिन उसे लगा कि उसकी फैमिली के लिए फार्म हाउस ही सबसे सेफ जगह है, इसलिए वो नहीं चाहता था कि कोई वहाँ से कहीं और जाए। वो घर लौटकर सबको झूठ बोल देता है कि गाड़ी ठीक नहीं हो पाई, इसलिए अब उन्हें यहीं रहना होगा। इसके बाद फ्रांसिस फार्म हाउस की बिजली ठीक कर देता है जिससे पूरा घर रोशनी से जगमगा उठता है और एसी भी चलने लगता है। वो बच्चों के साथ खूब मस्ती करता है ताकि उनका मन वहाँ लगा रहे। आयरिश ये सब देख रही थी और उसे शक हो जाता है कि फ्रांसिस ये सब सिर्फ उन्हें यहाँ रोकने के लिए कर रहा है। रात को फ्रांसिस अपने कमरे में एक पुरानी डीवीडी चलाता है जिसमें उसकी और आयरिश की शादी की वीडियो थी। फ्रांसिस बहुत इमोशनल होकर उसे देख रहा था और आयरिश भी दरवाजे के पीछे खड़ी होकर वही वीडियो देख रही थी। उन पुरानी यादों को देखकर उन्हें एहसास होता है कि वे कभी एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, पर वक्त के साथ सब बदल गया। ये सब सोचते हुए वे दोनों काफी भावुक हो जाते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जोसेफ और लुकास एक पुरानी एल्बम देख रहे होते हैं जहाँ जोसेफ की नजर एक पुरानी फोटो पर पड़ती है। उस फोटो को देखकर जोसेफ को एक कड़वा सच समझ आता है। असल में जोसेफ शक्ल से बिल्कुल अपने चाचा जैसा दिखता था। उसे समझ आ जाता है कि उसके पापा फ्रांसिस और मम्मी आयरिश के बीच झगड़े की असली जड़ क्या थी। जोसेफ दरअसल फ्रांसिस का बेटा नहीं बल्कि उसके भाई का बेटा था। यही वो सीक्रेट था जिसकी वजह से फ्रांसिस हमेशा जोसेफ से चिढ़ा रहता था और छोटे बेटे लुकास को ज्यादा प्यार करता था। थोड़ी देर बाद जब सब साथ होते हैं तो जोसेफ बताता है कि उसने रेडियो पर एक सिग्नल पकड़ा है। रेडियो पर डेल्टा कैंप के बारे में बताया जा रहा था जहां सर्वाइवर्स के लिए हर तरह की सुविधा और सुरक्षा है। जोसेफ जोर देता है कि उन्हें वहां जाना चाहिए, पर फ्रांसिस फिर से भड़क जाता है। वो कहता है कि ये सब झूठ है और जोसेफ बस कहानियां बना रहा है। फ्रांसिस को लगता है कि इस फार्म हाउस से सुरक्षित जगह और कोई नहीं हो सकती। इसी बीच एक और घटना होती है। फ्रांसिस जब मुर्गियों के बाड़े में जाता है तो वहाँ एक कुत्ता उसे काट लेता है। फ्रांसिस उस कुत्ते को मार देता है, पर आयरिश उसे लेकर परेशान हो जाती है। हालांकि फ्रांसिस इसे मामूली जख्म मानकर नजरअंदाज कर देता है, पर आयरिश को डर था कि कहीं वो कुत्ता भी इन्फेक्टेड ना हो। घर के अंदर आयरिश और फ्रांसिस के बीच फिर से बहस होती है। आयरिश कहती है कि उन्हें बच्चों के भविष्य के लिए कैंप जाना ही होगा
क्योंकि यहाँ रहकर वे कब तक बचेंगे। फ्रांसिस अपनी जिद पर अड़ा रहता है, लेकिन उसके मन में भी अब डर बैठने लगा था। वो जोसेफ के साथ अपने बर्ताव को लेकर थोड़ा इमोशनल भी होता है, पर वो पुराना सच उसे बार बार चुभता रहता है। शाम के वक्त जोसेफ फिर से रेडियो ठीक करने की कोशिश करता है ताकि वो पक्का सबूत ढूंढ सके। उसे यकीन था कि अगर वो उस कैंप तक पहुंच गए तो शायद उनकी जिंदगी फिर से नॉर्मल हो जाएगी। पर फ्रांसिस का गुस्सा और उसका पास्ट अभी भी उनके बीच दीवार बनकर खड़ा था। अब देखना यह था कि क्या फ्रांसिस अपनी पुरानी नफरत भुलाकर परिवार को उस सुरक्षित कैंप तक ले जाएगा या फिर इसी फार्म हाउस में उनकी जिंदगी का अंत हो जाएगा। रात को जब सब डिनर पर बैठते हैं तो फ्रांसिस साफ साफ कह देता है कि अब से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। उसका मानना था कि बाहर हर कदम पर मौत है और इस तबाह हो चुकी दुनिया में कोई कैंप वैम्प नहीं बचा होगा। वो कहता है कि परिवार के लिए जो भी फैसला लेना है वो खुद लेगा, क्योंकि वो सबका भला चाहता है। अगली सुबह जोसेफ फ्रांसिस के पास आता है और हिम्मत जुटाकर कहता है, पापा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, परिवार के फैसलों में मेरी भी राय होनी चाहिए। मैं भी जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ और सही गलत समझता हूँ। लेकिन फ्रांसिस उसे झिड़क देता है और कहता है कि अभी उसकी उम्र फैसले लेने वाली नहीं हुई है। जोसेफ के अड़ने पर फ्रांसिस उसे एक चैलेंज देता है। वो पूछता है, क्या तुम अपने परिवार को बचाने के लिए किसी की जान ले सकते हो? जोसेफ हाँ कह देता है। तब फ्रांसिस उसे मकई के खेत में ले जाता है और उसके सामने एक बेगुनाह जानवर खड़ा कर देता है। वो जोसेफ के हाथ में बंदूक थमाकर उसे मारने को कहता है। जोसेफ का मन नहीं मान रहा था, वो घबराया हुआ था। जब उसने शूट किया तो निशाना चूक गया। फ्रांसिस उस पर चिल्लाने लगा, सही जगह निशाना लगाओ, इसे अभी मारो, तुम्हें ये करना ही होगा। फ्रांसिस की चीखें सुनकर जोसेफ डर जाता है और आखिर में उस जानवर को मार देता है, पर खुद फूट फूट कर रोने लगता है। तभी आयरिश और छोटा लुकास वहां पहुंच जाते हैं। आयरिश फ्रांसिस पर बुरी तरह भड़क जाती है और कहती है कि जोसेफ अभी बच्चा है, उसे इस तरह टॉर्चर करना बंद करो। लेकिन तभी अचानक मुसीबत आ जाती है। बंदूक की गोलियों की आवाज सुनकर पास के गांव के ढेर सारे जोम्बी किसान वहां पहुंच जाते हैं। ये जोम्बीज उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। पूरी फैमिली जान बचाकर भागती है और किसी तरह फार्म हाउस के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लेती है। वे सब ऊपर वाली मंजिल पर चले जाते हैं। जोम्बीज की सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी। उन्होंने घर को चारों तरफ से घेर लिया। वे खिड़की दरवाजे तोड़ने लगे और घर में घुसने की कोशिश करने लगे। जोसेफ और उसका परिवार अंदर दहशत में था, क्योंकि अब उनके पास बच निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक फार्म हाउस के सामने एक गाड़ी आती है। उस गाड़ी का ड्राइवर जोर जोर से हॉर्न बजाने लगता है, जिससे सारे जोम्बीज का ध्यान भटक जाता है और वे घर छोड़कर उस गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं। इस तरह जोसेफ और उसकी फैमिली की जान बच जाती है। फ्रांसिस उस गाड़ी को देखते ही पहचान जाता है। वह गाड़ी उसके बड़े भाई डियागो की थी, जो उनकी मदद के लिए आया था। अगली सुबह फ्रांसिस तुरंत डियागो को ढूंढने निकलता है, क्योंकि उसे पता था कि वो आसपास ही होगा। एक नदी के किनारे उसे डियागो मिल जाता है, पर फ्रांसिस उसे देखते ही गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो चिल्लाकर पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। डियागो कहता है कि वो कल रात अपने मम्मी पापा को देखने आया था, पर फ्रांसिस उसे कड़वी सच्चाई बताता है कि वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। फ्रांसिस उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। डियागो मिन्नतें करता है कि उसे साथ रख लिया जाए ताकि वो उनकी मदद कर सके, पर फ्रांसिस बिल्कुल तैयार नहीं था। तब डियागो उसे पुरानी याद दिलाते हुए कहता है, तुम अभी तक उस बात को लेकर बैठे हो। तुम जानते हो कि वो एक हादसा था। उस रात हम सब नशे में थे। मुझे और आयरिश को खुद नहीं पता चला कि क्या हो गया। जोसेफ उसी एक्सीडेंट का नतीजा है, पर इसमें उस बच्चे की क्या गलती? उसे मेरे किए की सजा मत दो, उसे अपना बेटा मानकर प्यार करो। फ्रांसिस भड़क जाता है और कहता है, मेरे परिवार का नाम अपनी जबान पर मत लाना, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। वो डियागो पर बंदूक तान देता है। जाने से पहले डियागो उसे एक मैप देता है, जिससे वे बिना किसी खतरे के वहाँ से निकल सकते थे। वो कहता है कि अगर कभी अपना इरादा बदलो तो परिवार को लेकर नॉर्थ की तरफ चले जाना। वहाँ सर्वाइवर्स का असली कैंप है, जहाँ लोग नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। इतना कहकर डियागो वहाँ से चला जाता है। फ्रांसिस पहले तो डियागो के दिए हुए मैप को जलाने की कोशिश करता है, पर फिर कुछ सोचकर उसे अपने पास रख लेता है। घर लौटकर वो आयरिश को डियागो का एक कोड दिखाता है, जिससे आयरिश समझ जाती है कि कल रात डियागो ही वहाँ आया था। फ्रांसिस अब पागलों की तरह घर की सुरक्षा में जुट जाता है। वो खिड़की दरवाजों पर बड़े बड़े लकड़ी के तख्ते ठोकने लगता है ताकि कोई भी जोम्बी अंदर न आ सके। इसी बीच छोटा लुकास खेलते हुए बेसमेंट में चला जाता है, जहाँ एक छोटी सी खिड़की के पास उसे एक जोम्बी दिखता है। लुकास डरकर चिल्लाता है, पर आयरिश वहाँ पहुंचकर देखती है कि वो जोम्बी बहुत ही बूढ़ा और कमजोर है। वो लुकास को समझाती है कि डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये जोम्बी किसी को नुकसान पहुंचाने की हालत में नहीं है। फ्रांसिस दरवाजे के पीछे से आयरिश की ये बातें सुन लेता है। वो उस कमजोर जोम्बी का पीछा करते हुए खेत में जाता है और बिना किसी वजह के उसका सिर काट देता है। फिर वो उस कटे हुए सिर को अपनी फैमिली के पास लाकर झूठ बोलता है कि
कि बाहर बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी घूम रहे हैं और एक ने तो उस पर हमला भी कर दिया था। वो कहता है, अब तो तुम समझ ही गए होगे कि ये फार्म हाउस ही सबसे सेफ जगह है, बाहर कोई इंसान जिंदा नहीं बचा। आयरिश फ्रांसिस का झूठ पकड़ लेती है क्योंकि उसने उस कमजोर ज़ॉम्बी को पहले ही देख लिया था। उसे समझ आ जाता है कि फ्रांसिस उन्हें डराकर यहाँ कैद रखना चाहता है। उधर जोसेफ को भी फ्रांसिस पर शक होने लगता है। जब फ्रांसिस नहाने जाता है तो जोसेफ चुपके से उसके कमरे में जाकर वो मैप ढूंढ निकालता है। जोसेफ देखता है कि मैप में उन रास्तों का जिक्र है जहाँ ज़ॉम्बीज नहीं हैं और वहाँ से आसानी से कैंप पहुंचा जा सकता है। तभी फ्रांसिस वहाँ आ जाता है और जोसेफ पर भड़ककर उसे बाहर निकाल देता है। उसी रात डिनर के वक्त फ्रांसिस अचानक क्रिसमस पार्टी का सरप्राइज देता है, जबकि क्रिसमस आने में अभी कई महीने बाकी थे। अपनी फैमिली को इस तरह खुश करने की उसकी ये अजीब कोशिश देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। आयरिश फ्रांसिस से पूछती है कि सितंबर के महीने में कैसा क्रिसमस। इस पर फ्रांसिस जिद पर अड़ जाता है और कहता है, मैंने कहा आज क्रिसमस है तो आज ही होगा। फ्रांसिस की बातें और उसकी हरकतें दिन ब दिन अजीब होती जा रही थीं। आयरिश और जोसेफ समझ जाते हैं कि फ्रांसिस धीरे धीरे अपना दिमागी संतुलन खो रहा है और एक साइको की तरह बर्ताव कर रहा है। थोड़ी देर बाद जोसेफ अपनी माँ को उस मैप के बारे में बताता है जिससे वे सुरक्षित तरीके से उस बड़े शहर या कैंप तक पहुंच सकते हैं जहां जिंदगी नॉर्मल है। आयरिश जब फ्रांसिस से उस मैप के बारे में पूछती है तो फ्रांसिस साफ मुकर जाता है। आयरिश भड़क जाती है और कहती है कि वो अब उसकी एक नहीं सुनेगी और बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाएगी। तभी फ्रांसिस एक कड़वा सच सबके सामने लाता है। वो बच्चों से कहता है कि तुम्हारी माँ उतनी अच्छी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। वो मुझे छोड़कर डियागो के साथ भागने वाली थी और उसने पूरी तैयारी भी कर ली थी, पर तभी ज़ॉम्बी वायरस फैल गया और वो जा नहीं पाई। जोसेफ और लुकास रोने लगते हैं और अपनी माँ से पूछते हैं कि क्या ये सच है। आयरिश रोते हुए हाँ कह देती है। वो बताती है कि उस वक्त फ्रांसिस के साथ उसके रिश्ते बहुत खराब थे, इसलिए वो जाना चाहती थी, पर अब वो दिल से इसी परिवार के साथ रहना चाहती है। फ्रांसिस गुस्से में वह मैप निकालता है और सबके सामने लाइटर से उसे जला देता है ताकि कोई भी वहां से न जा सके। आयरिश को इतना गुस्सा आता है कि वो फ्रांसिस को थप्पड़ मार देती है और अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन फ्रांसिस फिर से गन्ने लेने बाहर जाता है। घर पर आयरिश बच्चों से बात करती है और उसे महसूस होता है कि बच्चे अब अपने पिता से बुरी तरह डरने लगे हैं। उन्हें लगता है कि वे अब अपने पिता के साथ सुरक्षित नहीं हैं। शाम को जब फ्रांसिस लौटता है तो वो लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे लेकर आता है और घर के दरवाजों को पूरी तरह से कील ठोक कर बंद कर देता है। वो कहता है कि अब से कोई भी बाहर कदम नहीं रखेगा क्योंकि बाहर बहुत खतरनाक ज़ॉम्बीज हैं। अब जोसेफ का सब्र टूट जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, बहुत हो गया पापा, अगर हम यहाँ बंद रहे तो पागल हो जाएंगे। खाना खत्म होने पर हम क्या करेंगे? तुमने मैप जला दिया तो क्या हुआ? मैंने उसके सारे रास्ते देख लिए हैं और मुझे सब याद है। अभी भी वक्त है, हमें कैंप जाने दो और अपनी जिद हम पर मत थोपो। जोसेफ की बातें सुनकर फ्रांसिस अपना आपा खो देता है और उसे बहुत बुरा भला कहने लगता है। वो गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि जोसेफ को फैसले लेने का कोई हक नहीं है क्योंकि वो उसका अपना खून नहीं है। फ्रांसिस उसे अपनी माँ की नाजायज औलाद और कीड़ा तक कह देता है। वह जोसेफ को और भी जलील करने वाला था। तभी अचानक बाहर से किसी के चिल्लाने और दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। कोई शख्स बाहर खड़ा मदद की गुहार लगा रहा था। उसकी आवाज से लग रहा था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। फ्रांसिस किसी भी कीमत पर दरवाजा खोलने को तैयार नहीं था और उसे वहां से चले जाने को कह रहा था, लेकिन जोसेफ और आयरिश को उस पर तरस आ जाता है। जोसेफ हिम्मत दिखाकर अपने पिता को पीछे हटाता है और दरवाजा खोलकर उस शख्स को अंदर ले आता है। वह शख्स असल में एक घायल फौजी था। आयरिश उसके घाव देखकर पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ। फौजी बताता है कि वो जहाँ छिपा था वहाँ ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया था, पर एक भले आदमी ने उसे बचा लिया और इस फार्म हाउस का पता देकर यहाँ भेजा। आयरिश समझ जाती है कि वो आदमी डियागो ही था। जब वो डियागो के बारे में पूछती है तो फौजी भारी मन से बताता है कि उसे बचाते वक्त डियागो मारा गया। मरने से पहले डियागो ने बस यही संदेश दिया था कि उसकी फैमिली डेल्टा कैंप चली जाए। आयरिश उस फौजी की मरहम पट्टी करती है और फ्रांसिस से मिन्नत करती है कि उसे एक रात रुकने दिया जाए। फ्रांसिस इस शर्त पर मान जाता है कि फौजी को बेसमेंट में रहना होगा ताकि वो फैमिली से दूर रहे। रात को जब सब सो जाते हैं तो जोसेफ चुपके से अपनी माँ के पास आता है। वो कहता है कि उसे सब पता है कि फ्रांसिस उसका असली बाप नहीं है, पर फिर भी उसके मन में कोई नफरत नहीं है। वो फ्रांसिस को ही अपना पिता मानता है, लेकिन अब फ्रांसिस पूरी तरह बदल चुका है और एक खतरा बन गया है। जोसेफ अपनी माँ से कहता है कि उसने मैप के सारे रास्ते याद कर लिए हैं और वो आज रात चुपके से बाहर जाकर देखना चाहता है कि रास्ता सेफ है या नहीं। वो वादा करता है कि अगर रास्ता सही मिला तो वो वापस आकर माँ और लुकास को ले जाएगा। आयरिश भारी मन से उसे जाने की इजाजत दे देती है। अगली सुबह जब फ्रांसिस सोकर उठता है तो वो देखता है कि नाश्ते की टेबल पर सब हैं, पर
पर जोसेफ गायब है। वो आयरिश पर चिल्लाता है पर वो कोई जवाब नहीं देती। जब उसे पता चलता है कि जोसेफ भाग गया है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। फ्रांसिस अब पूरी तरह से एक साइको बन चुका था। वो गुस्से में एक हथौड़ा उठाता है और सीधा बेसमेंट में जाकर उस बेगुनाह फौजी को जान से मार देता है। आयरिश और लुकास बुरी तरह डर जाते हैं, पर इससे पहले कि आयरिश कुछ कर पाती, फ्रांसिस उसे मारकर बेहोश कर देता है। जब कुछ घंटों बाद आयरिश को होश आता है तो वो खुद को लुकास के साथ उसी बेसमेंट में कैद पाती है। अब वो घर उनके लिए मौत का कुआं बन चुका था। बाहर फ्रांसिस की नजर उस कुत्ते पर पड़ती है जिसने उसे काटा था। पागलपन में वो उस कुत्ते को बेरहमी से मार डालता है और उसका मांस पकाकर आयरिश और लुकास को खाने के लिए देता है। आयरिश के मना करने पर वो खाना फेंक देता है। प्लेट में गिरे एक चाकू को आयरिश चुपके से अपने पैर से छिपा लेती है। वो फ्रांसिस को गले लगाकर संभालने की कोशिश करती है, पर फ्रांसिस चाकू देख लेता है और उसे फिर से कैद कर देता है। आयरिश खिड़की तोड़कर भागने की कोशिश में गिरकर फिर बेहोश हो जाती है। जागने पर लुकास डरते हुए पूछता है कि क्या पापा उन्हें मार देंगे। आयरिश उसे हिम्मत देती है और एक प्लान बनाती है। वो लुकास को जोर जोर से चिल्लाने को कहती है। बेटे की आवाज सुनकर फ्रांसिस जैसे ही बेसमेंट में आता है, आयरिश उस पर हमला कर देती है और लुकास को लेकर बाहर भागकर फ्रांसिस को उसी बेसमेंट में बंद कर देती है। अंधेरे बेसमेंट में फ्रांसिस को अपने बचपन के वो खौफनाक मंजर याद आने लगते हैं जब उसका पिता उसे टॉर्चर करता था। असल में फ्रांसिस बुरा इंसान नहीं था, पर बरसों का डिप्रेशन और कड़वी यादों ने उसे साइको बना दिया था। दूसरी तरफ आयरिश और लुकास जैसे ही घर से बाहर निकलने लगते हैं, उनके सामने जोम्बी बन चुका डियागो आ जाता है। इससे पहले कि वे छिप पाते, डियागो लुकास के हाथ पर काट लेता है। बेटे की चीख सुनकर फ्रांसिस पागलों की तरह बेसमेंट का दरवाजा तोड़कर बाहर आता है और डियागो को मार डालता है। लुकास के हाथ पर जोम्बी के काटने का निशान देखकर फ्रांसिस और आयरिश दोनों सन्न रह जाते हैं। बेटे को बचाने के लिए आयरिश तुरंत लुकास का हाथ काट देती है ताकि वायरस शरीर में न फैले और पट्टी बांध देती है। फ्रांसिस फूट फूट कर रोने लगता है और अपनी गलती का एहसास करता है। आयरिश उसे गाड़ी लाने को कहती है ताकि वे कैंप जाकर डॉक्टर की मदद ले सकें। फ्रांसिस भागकर उसी ब्रिज के पास जाता है जहां गाड़ी थी। वहां जोसेफ बंदूक लेकर खड़ा था। फ्रांसिस के शरीर पर खून देखकर जोसेफ को लगता है कि उसने मां को मार दिया है और वो गुस्से में फ्रांसिस को गोली मार देता है। मरते हुए फ्रांसिस जोसेफ को बताता है कि उसकी मां ठीक है पर लुकास खतरे में है। वो जोसेफ को आखिरी बार प्यार करता है और कबूल करता है कि वो जोसेफ को भी अपने सगे बेटे की तरह ही प्यार करता था। फ्रांसिस की वहीं मौत हो जाती है। जोसेफ रोते हुए गाड़ी लेकर फार्म हाउस पहुंचता है और मां और भाई को लेकर डेल्टा कैंप की तरफ निकल पड़ता है, जहां अब वे सब मिलकर सरवाइव करेंगे और यहीं ये कहानी खत्म हो जाती है।